नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का विशेषकर उत्तर प्रदेश में विकल्प बनने के लिए बेताब है अखिलेश। मैनपुरी चुनाव के बाद से उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। वैसे तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद सपा ही है, लेकिन जिस तरीके से सपा को अपने गढ़ में आजमगढ़ और रामपुर में मात हुई, उससे उनका पारा जो था वो थोड़ा सा गिर गया। और वहीं दूसरी ओर कुछ मुस्लिम नेताओं के बयान से तो स्थिति और बिगड़ गई। लेकिन खास तौर पर मैनपुरी की जीत ने और शिवपाल के साथ में आने से अखिलेश को एक बड़ी ऊर्जा मिली है और अब वो खुल करके मैदान में उतर गए हैं। आज ही अपने इटावा से चले और जगह जगह कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उनका कार्यक्रम क्या, कानपुर देहात में जिस तरीके से एक व्यापारी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, उसके परिजनों से मिलना। और बात खास तो उस समय थी जब पीड़ित परिवार ने स्वयं उनको एक चिट्ठी लिखी, बलवंत की पत्नी शालिनी ने, और कहा बहन को न्याय दिलाइए। वैसे तो जो एक प्रक्रिया इस समय समाजवादी पार्टी की चल रही थी, वह हर पीड़ित के परिवार में जा रहे थे, लेकिन ये जो लाल सरैयापुर का जो मामला था वह अपने में अत्यंत गंभीर हो गया। 1 दर्जन से अधिक पुलिसवालों के खिलाफ मुकदमा हुआ, उनकी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। और सच बात तो यह है कि इसका फायदा भी विपक्ष उठाने के मूड में है। वहीं दूसरी ओर आज का एक प्रमुख कार्यक्रम इरफान सोलंकी से जेल में मिलना और उसके बाद अपने एक कार्यकर्ता पिंटू ठाकुर के घर जाना। इरफान सोलंकी जेल में है, उनके ऊपर अनेक मुकदमे लगाए जा चुके हैं और लगातार पुलिस का शिकंजा उन पर कस रहा है। लेकिन सपा कह रही है जुल्म हो रहा है, जुल्म। और कहीं ना कहीं ये संदेश देने के लिए अखिलेश की हम अपने हर साथी के साथ हैं, आज उनका जेल में कार्यक्रम। इसके बाद वो पिंटू ठाकुर के घर जाते हैं और पिंटू ठाकुर के घर इसलिए भी जाते हैं कि पिंटू ठाकुर वो है, जब चुनाव परिणाम आया था तो विधानसभा के सामने इन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया था। काफी झुलस गए थे, अस्पताल में भर्ती रहे थे। इनका आरोप था कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है और इसीलिए सपा की हार हुई है। तो स्वाभाविक है ऐसा कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाए, स्वाभाविक है कि अखिलेश की संवेदना उनके तक। और उसके बाद एक और कार्यकर्ता के बिठूर में मां के निधन पर श्रद्धांजलि। सच बात तो यह है कि अगर देखा जाए तो अखिलेश अब उसी रास्ते पर आ गए हैं जिस पे मुलायम सिंह चला करते थे।
अब उन्होंने अपने नेताओं को तेवर भी कम दिखाने शुरू कर दिए। यही कुछ कारण है कि अब चर्चाएं बहुत जोरों पर है कि जो लोग अखिलेश से दूर हो गए थे अब वो फिर से अखिलेश से जुड़ेंगे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिवपाल की। दूसरी ओर अब थोड़ा सा अखिलेश का रवैया नरम भी हो रहा है। पहले तो सीधे सीधे बात कर देते थे, युवा नेता थे, तेवर दिखाते थे, लेकिन अब उनके भी जो व्यवहार है वो नरम हो गया है। हम उससे एक ही वानगी बताएंगे कि अपने शिव कुमार बेरिया से नाराज थे, मंत्री पद से हटा दिया था, पार्टी से 6 साल से निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद शिव कुमार बेरिया शिवपाल के साथ चले गए, फिर उसके बाद भाजपा में चले गए, और अभी हाल में जब मुलायम सिंह का निधन हुआ तो वो शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए अखिलेश के पास पहुंचे। तो जाते ही शिव कुमार ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और ये भी कहा कि क्या गलती हुई, कैसे क्या हुआ। अखिलेश ने बड़े सहज शब्दों में उनको कहा अब इस समय ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये एक अच्छा संकेत। यहां तक कि अब तो चर्चा ये भी है कि यहां पर जो एक यादव परिवार जिसकी अपनी एक मजबूत हनक और जिसने भी हाल में तेवर दिखाए भाजपा की ओर, भाजपा के कार्यक्रम भी करा दिए, आज वो परिवार भी कहीं ना कहीं अखिलेश समाजवादी पार्टी और शिवपाल से जुड़ने के लिए भी मन मस्तिष्क से तैयार हो गया। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी ये दिखने को मिल रही है कि अखिलेश अब अपना कुनवा भी बढ़ा रहे हैं। कुनवा बढ़ाने का मतलब क्या? अब वो बिहार के मुख्यमंत्री की तर्ज पर काम कर रहे हैं। आप देखिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात करते हैं तो अखिलेश भी करते हैं। अखिलेश भी कहते हैं कि सीएम ममता बनर्जी, सीएम तेलंगाना केसीआर, सीएम बिहार नीतीश कुमार कि अगर पहल ठोस हो जाए तो निश्चित रूप से सरकार चली जाएगी, चुनाव हम जीतेंगे। एक वो पहल, और दूसरी बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन अनेक दलों के साथ नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, वही स्थिति अब जो है अखिलेश भी निभाने लगे और इसके संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है। ओम प्रकाश राजभर इनके सबसे ज्यादा कट्टर अभी विरोधी हो गए जो चुनाव में इनके साथ थे। राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, पहल होगी बात की जाएगी। महान दल भी इनके साथ था, रूट करके चला गया। अब उसके नेता भी कह रहे हैं केशव मौर्य कि हाँ देखेंगे, हम तो छोटे दल हैं और कौन हमारे साथ आता है, कौन हमसे पहल करता है, हम उसके साथ जाएंगे। इसी तरीके से अन्य पार्टियां भी हैं जो लगातार इस बात की कोशिश में है कि एक महागठबंधन बने, और इसीलिए अखिलेश ने अपने जो तेवर है उनको भी ढीले कर दिए हैं और वो सबसे अंगीकार हो करके काम चलाना चाहते हैं। तो अखिलेश एक नए राजनीतिक समीकरण के साथ, नई हवा के साथ, नए विचार और मंथन के साथ, नई ऊर्जा के साथ राजनीति में उतर रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं, और इसका उन्हें कितना लाभ मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से सपा में
एक चेतना तो आई है और उसका भी एक बड़ा श्रेय शिवपाल को जाता है, और कह रहे हैं कि शिवपाल के जैसे जैसे कदम बढ़ेंगे वैसे वैसे स्थितियां और मजबूत होंगी। अब हम आपको बता रहे हैं मौसम। आज से मौसम का तेवर देखने को मिल गया। सुबह सुबह जब लोग उठे, घना कोहरा, और कानपुर में नहीं, उत्तर भारत में घना कोहरा, विजिबिलिटी बहुत कम, शीतलहर, एकदम ठंड पड़ने लगी। पारा गिर गया, उतना नहीं जितना जरूरी था कि गिरता, लेकिन गिरा और कम गिरने का कारण घना कोहरा भी रहा। जो शीतलहर चल रही है, अब लोगों ने पूरी तरीके से मान लिया है कि जाड़ा आ गया है, और मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सावधान हो जाइए, घना कोहरा पड़ेगा, बादल छाए रहेंगे, धूप के वो दर्शन नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए, और साथ में ठंड विकट रूप से पड़ेगी। तो येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये चीजें यही नहीं थमी कि लोग परेशान हो गए कि कोहरा पड़ने लगा, विजिबिलिटी कम हो गई और शीतलहर में लोग कांपने लगे, फुटपाथ पे रहने वाले लोगों के ऊपर आफत आ गई, गरीब जो रिक्शों पे सोने वाले लोग थे उनके लिए एक नया संकट पैदा हो गया। इतना ही नहीं, कोहरे ने कहर भी बर्पा करना शुरू कर दिया। आज पहले दिन कोहरा पड़ा और पहले ही दिन कोहरे के कारण कई दुर्घटनाएं हो गई, और इन दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई और कम से कम 50 लोग घायल हो गए। 50 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना हुई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, जहां पर ट्रक और बस की टक्कर हो गई। ये दुर्घटना हुई कन्नौज में, उन्नाव में, और ये दुर्घटना हुई कानपुर देहात में, जहां पर मौतें भी हुई और लोग बुरी तरीके से घायल हुए। जो बस से घायल हुए थे उन्हें यहाँ के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मतलब विजिबिलिटी इतनी तेजी से हो गई है। मतलब सीधा सीधा ये है कि अब आप वाहन बहुत सतर्कता के साथ चलाइए। वाहन चलाते समय अपने वाहन की लाइट वगैरह को दुरुस्त करके उसको चालू रखिए। फॉग लाइट का इस्तेमाल कीजिए। और अब ये सर्द, जैसा कि मौसम विभाग के लोग, मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि चूंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तेजी के साथ में, इसलिए ये सर्दी बहुत ज्यादा पड़ सकती है। ये सर्दी लंबी जा सकती है। ध्यान रखिएगा कि लंबे समय तक जो है ये सर्दी जा सकती है, और ये सर्दी बहुत कड़ाके की हाल कपाऊ पड़ सकती है। इसलिए सावधान रखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतर्क हैं और उन्होंने कल ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि ठंड में बजट की बात मत करना, गुणवत्ता वाले कंबल उपलब्ध कराना निराश्रितों को, रैन बसेरा की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो जाए,
जिलाधिकारियों से कहा कि वह स्वयं देखें कि रैन बसेरा की स्थिति क्या है, स्वयं देखें, और जगह जगह अलाव जलाए जाए। ये है हमारी सरकार की संवेदनशीलता कि जैसे ही मौसम ने तेवर दिखाए उसका मुकाबला करने के लिए अलाव, कंबल, रैन बसेरा आदि की व्यवस्थाएं की गई। हमारे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अस्पतालों में भी ठंड से बचाव के भरपूर साधन अपनाए जाए। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी अगले वर्ष के 9 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जनवरी के मध्य में करने पर विचार कर रही है। साल में 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। इस बार माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर्नाटक या मध्य प्रदेश में होगी, और इसी बीच कार्यकारिणी बैठक की इसलिए भी आवश्यकता है कि 20 जनवरी को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और उनका कार्यकाल तभी बढ़ सकता है जबकि संसदीय बोर्ड की बैठक में भी प्रस्ताव पास हो। तो उसी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा रही है। पिछली बैठक हैदराबाद में हुई थी जब तेलंगाना के मामले को लेकर के, अर्थात वहां पर बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर के एक हुंकार भरी गई थी। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी राज्यों में 2023 में चुनाव होने हैं, जिसकी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाना है। हालांकि रणनीति बन गई है, कहां कैसे चुनाव लड़ा जाएगा ये सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि रणनीति पर मोहर लगेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो गई तो इस बैठक में इस बात पर भी चिंतन होगा कि आखिर हम हिमाचल में चुनाव क्यों हारे। दिल्ली नगर निगम में 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद हमारी पराजय क्यों हुई, इस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि विचार सब हो चुका है, सब जानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चिंतन और मंथन के भी अनेक मायने होते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो इस बार कर्नाटक या मध्य प्रदेश में होने की संभावना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से एक नया एजेंडा भी तैयार किया जाता है भाजपा का, तो उस बैठक का इतना मायने है। जो नीतिगति होगी, जो राजनीतिक स्थिति होगी, जो आर्थिक स्थिति होगी, जो सामाजिक स्थिति होगी, उनका भी चिंतन मनन होगा और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। चूंकि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, इसलिए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलते चलते आपको हम सावधान कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने चर्चा की थी मौसम के तेवर की। मौसम का तेवर दिखने लगा है तो कृपया करके जरा सावधान भी हो जाइए।
सामान्यतः लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, करिए, लेकिन सतर्कता के साथ। आपकी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रूम हीटर में एक परिवार सो गया। परिणाम क्या हुआ? दंपति माने पति पत्नी की मौत हो गई, सिर्फ रूम हीटर से। और उनका एक बच्चा था, वो गंभीर रूप से अचेता अवस्था में है। माना यह जा रहा है कि ये रूम हीटर जो है ये बड़ा खतरनाक है जब इसको लगातार चलाया जाएगा और सतर्कता नहीं बरती जाएगी। कहते हैं कि रूम हीटर से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस जो है ये बड़ी घातक होती है, बड़ी जहरीली होती है। और जब ये मनुष्य के शरीर में चली जाती है तो ब्रेन हेमरेज तक कर देती है, ब्रेन हेमरेज कर देती है। रूम हीटर से व्यक्ति के शरीर में की जो स्किन होती है, त्वचा, वो सूखी पड़ जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। आंखों में तकलीफ हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस के तरीके से आंख में भी है। आप रूम हीटर में सोइएगा तो ये सब दिक्कतें आएंगी। और इसके लक्षण क्या? अगर आप लगातार रूम हीटर के सामने भी बैठते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, पेट का दर्द शुरू हो जाएगा, आप असहज हो जाएंगे, आपको कमजोरी आएगी। इसलिए कृपया करके लगातार रूम हीटर के सामने मत बैठिए। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप रात को रूम हीटर जलाते हैं और में सोते हैं तो कृपया करके उस कमरे में एक बाल्टी पानी भी भर करके रख दीजिए, ताकि नमी बनी रहे और रूम हीटर का दुष्प्रभाव ना आए। रूम हीटर जिस जगह रखे उसके आसपास कागज, कपड़े, फर्नीचर आदि नहीं होना चाहिए। और माना यह भी जा रहा है कि सामान्यतः लोग फैन रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब प्रचलन में ऑयल हीटर भी आ गया है। अगर आप ऑयल हीटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना ज़्यादा घातक नहीं है, वो उतना खतरनाक नहीं है, उतना जानलेवा नहीं है। इसलिए आप सावधान हो जाइए, रूम हीटर का लगातार प्रयोग मत कीजिए, सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए। और जो रूम हीटर का लाभ है वो उठाइए, लेकिन फिर वही कहूँगा, सतर्कता के साथ देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।